जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो बच्चों आज हम नीट टेस्ट नंबर 12 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर बनाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को अपने प्री डॉक्टर एस पी सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के साथ इस टेस्ट पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन है SN2 अभिक्रिया विन्यास के व्युत्क्रमण के साथ होती है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर विन्यास क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी R कॉन्फ़िगरेशन S में और S R में। तो SN2 में विन्यास क्या हो जाता है, व्युत्क्रमण हो जाता है। बिल्कुल सही है। SN2 अभिक्रिया दो चरणों में होती है। तो बेटा दो चरणों में नहीं, एक चरण में होती है। और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था। तो यहां पर कथन सही है, कारण गलत है। आंसर हो जाएगा कथन ए सही, लेकिन आर सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट 52, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। आर्थो और पैरा स्थिति में नाइट्रो समूह की उपस्थित हेलो एरीन की नाभिकीय प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देती है। क्वेश्चन यहाँ पर, एसर्शन यहाँ पर यह है कि अगर हमें ये क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन हमने बना दिया, तो हेलो एरीन की आर्थो और अगर पैरा पर NO2 लगा दें, तो इस हेलो एरीन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बढ़ जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो कारण है वो बोलना है कि नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहाँ से खींचेगा, आर्थोपैरा से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी कमी हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। तो नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होने के कारण बेंजीन वलय के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है। और अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। और रीजन भी सही है। तो कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी दोनों सही भी हैं और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Mg विथ ड्राई ईथर, Mg विथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएं। तो यहां पर यही जो Mg है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है और ये बन जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें तोड़ना आना चाहिए, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया इथेनॉल यानी C2H5OH, इथेनॉल से करा दिया। और कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इथेनॉल या वाटर या अमोनिया यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर RMgx को तोड़ना आना चाहिए, Mg पर प्लस R पर माइनस। और यहाँ पर जब एसिडिक हाइड्रोजन देगा तो ये H प्लस देगा और माइनस और प्लस जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या बनेगी, बेंजीन। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन
और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ इथेनॉल, यानी अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH इलिमिनेटिंग रिएजेंट है और हीट भी कर रहे हैं हम लोग, साथ में इसको गर्म कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो अल्फा बीटा इलिमिनेशन हो जाएगा। और मेजर एल्कीन कौन सी होती है, मेजर एल्कीन सर्जप प्रोडक्ट बनेगा, और सर्जप प्रोडक्ट के अनुसार मोर एल्काइलेटेड एल्कीन प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, यानी कि यहाँ पर 2 पर इन, और 2 पर इन देखो पेंटूइन, पेंटूइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेजर अगर हम लोग पेंटूइन की बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करती है, तो इसके 2 फॉर्म होंगे, सिस और ट्रांस। उसमें भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड, ठीक है, ट्रांस पेंटूइन। ओके, तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। बेटा क्वथनांक जो एल्काइल हैलाइड का जो क्वथनांक होता है वो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या साइज। अब देखो, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ब्रोमोमीथेन CH3Br, फिर इसके बाद ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्लोरोमिथाइल क्लोरोमीथेन यानी CH3Br CH3Cl, डाई ब्रोमोमीथेन CH2Br2। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखो 3 ब्रोमीन है, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर आंसर होगा कौन सा, सेकंड, और सेकंड 2 जगह है। अब इसके बाद अगर देखें तो ये 2 ब्रोमीन वाला तो 4 हो जाएगा, 4 भी यहां पर है। इसके बाद क्लोरीन मिथाइल, मिथाइल तो सेम हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन यानी फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक आसानी से SN2 के लिए हम लोग देखते हैं रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस। क्लियर है, तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा उतना रेट कम होगा। तो अगर स्टेरिक हिंडेंस कम होगा तो रेट क्या होगी, SN2 डिग्री ज्यादा। इसका मतलब कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब देखिए, तो यहां पर सर्वाधिक आसानी से SN2 कौन देगा, तो बेटा ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। और जब डिग्री सेम हो जाए तो हम लोग बगल वाले कार्बन का डिग्री चेक करते हैं। तो यहां पर ये 3 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, यहां पर टॉलुइन की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहां पर एल्केन पार्ट यानी कि यहां पर बेंजीन में रिएक्शन ना होकर यहां पर इस पार्ट पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्लोरीनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर H फ्री रेडिकल निकल जाएगा और CH2 फ्री रेडिकल यहां पर बन जाएगा और Cl लग जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ये। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा दें तो यहां पर ये जो H है, अच्छा अल्कोहलिक KOH नहीं, एक्वस KOH, और एक्वस KOH क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल और पहले वाला बेंजाइल क्लोराइड, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट 58, उपरोक्त यौगिक के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम होगा।
बेटा एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे NO2 ग्रुप लगाते जाएं यानी -M ग्रुप लगाते जाएं आर्थो पैरा पोजीशन पर, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ देखो दो दो NO2, तो इस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? A। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा हो गया? यही हो गया। तो रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम अगर लिखें तो CBA ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। ठीक है, तो अब क्रियाशीलता का सही घटता हुआ क्रम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? C, उससे कम B, उससे कम A, तो CBA। 59 यहां पर बेटा एराइल हैलाइड और ये एल्काइल हैलाइड, और एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड सोडियम में ड्राई ईथर, तो बन जाएगा ये क्या? टॉलुइन, क्योंकि यहां पर और ये फ्री रेडिकल यहां पर जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर रिएक्शन जो हो जाएगी इसका नाम होगा, इतनी अगर इतने पार्ट का अगर हम नाम पूछें तो नाम होता है इसका वुर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन। क्लियर है? तो नाम होगा वुर्ट्ज-फिटिक। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड है, ये Cl2 को तोड़ेगा और ये Cl- क्योंकि लेविस एसिड है तो Cl- खींच लेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बेंजीन में जुड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ये यहाँ पर कुछ आर्थो और पैरा, और इसमें मेजर कौन होगा? पैरा वाला। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा डाई क्लोरोबेंजीन, वो भी कौन सा? पैरा आइसोमर। तो बी पूछा यहाँ पर, तो बी का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। थर्ड कहाँ से होगा बेटा? यहाँ पर ये मैंने प्रोडक्ट ही गलत बना दिया, यहाँ पर ये क्या होगा? टॉलुइन। ठीक है, और टॉलुइन यहाँ पर क्या होता है? +H, जो कि आर्थो पैरा डायरेक्टर, और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ पर मिथाइल के पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो मिथाइल के पैरा पोजीशन पर यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर ये एराइल हैलाइड सोडियम विद ड्राई ईथर, और ये बन गया यहाँ पर अगर ये R बराबर CH3 ले लें तो ये क्या बन जाएगा? टॉलुइन। ठीक, अब ये रिएक्शन क्या कहलाती है? तो इसका नाम होगा, एक अगर एक एल्काइल और एक एराइल होगा तो नाम होगा वुर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 एराइल हैलाइड की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का उदाहरण होगा। एराइल हैलाइड की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उदाहरण है किसका? बेटा एराइल हैलाइड यानी बेंजीन, और बेंजीन जो रिएक्शन देती हैं वो कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 62 अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने का सबसे अच्छी विधि है। बेटा यहाँ पर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो होता है SOCl2, और पिरिडीन की प्रेजेंस में SOCl2 की पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो तो ये OH हटेगा, Cl लग जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा RCl। क्लियर? और यहाँ पर साथ में SO2 गैस और साथ में HCl गैस ये बनते हैं, और ये गैसेस प्रोडक्ट इस्केपेबल होते हैं यानी कि उड़ जाएंगे, तो ये प्योर फॉर्म में एल्काइल हैलाइड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने का सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट C5H11Br इसके संरचनात्मक समअवयवों की संख्या बताइए। तो बेटा यहाँ पर यह है पेंटाइल, तो अगर हमें पेंटाइल के आइसोमर का नंबर पता चल जाए तो हम लोग आंसर बता देंगे। तो देखो जरा, प्रोपाइल C3
H7, C4 H9, C8 H11, ये प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये। तो बेटा प्रोपाइल को लिखने के कितने तरीके होते हैं? दो, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल को लिखने के कितने तरीके होते हैं? चार, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो बेटा इसका ये डबल है और इसका भी डबल कर दें तो इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर आते हैं पेंटाइल के 8। तो बताओ यहाँ जब पेंटाइल को लिखने के तरीके हैं 8, तो पेंटाइल हैलाइड को लिखने के कितने तरीके होंगे? 8। आंसर हो गया कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम होगा? CH3। अब ध्यान देना, अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? लेस EN टू मोर EN। और यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर दो, और जिसका Q इंटू डी ज़्यादा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज़्यादा। ज़्यादातर केस में 99.99% में देखें तो चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा। और चार्ज कहाँ से आएगा? EN में डिफरेंस, तो डेल्टा EN ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा, और चार्ज ज़्यादा तो म्यू ज़्यादा। लेकिन ये वाला केस जो बेटा ये एक्सेप्शनल केस है, मिथाइल क्लोराइड CH3, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, अब देखो अगर हम लोग बात करें EN से, तो EN से देखें तो सबसे ज़्यादा EN में डिफरेंस यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आंसर आपका ये समझ में आता है, बट ये आंसर क्या होगा? गलत, क्योंकि ओवरऑल Q इंटू डी इसका ज़्यादा होता है। तो Q इंटू डी, Q इंटू डी इसका ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट ओवरऑल इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो एक्सेप्शनल केस है, तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑर्डर ना होके सही करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा CH3 Cl, फिर CH3, फिर यहाँ पर बाकी में कोई दिक्कत नहीं, जिसकी ज़्यादा EN है वही होगा। CH3F, CH3 Br, फिर CH3 I, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण वो किसका होगा? CH3 Cl का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है फिर भी यह आर्थो पैरा निर्देशित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर निर्देशित होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, बल्कि यह है कैसा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। रीज़न क्या होता है कि जो अभिक्रियाशीलता है वो इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव द्वारा नियंत्रित होती है, बल्कि जो आने वाला अभिविन्यास है यानी आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, यानी कि अभिविन्यास अनुनाद यानी मीजोमेरिक इफेक्ट पर निर्भर करता है। क्लियर है? आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। 66, यहां पर अभिक्रिया के लिए यानी 2A + 3B गिव्स प्लस 3/2C गिव्स 3P, इसके लिए कौन सा कथन सही है? अब देखिए जरा, यहां पर अगर हम लोग रेट की बात करें, रिएक्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं माइनस और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं प्लस। तो यहां पर ABC तीनों के लिए बात है, तीनों रिएक्टेंट हैं, तो सबके आगे माइनस लगेगा। यहां पर देखिए प्लस लिख दिया, माइनस यहां पर प्लस लिख दिया, तो आंसर तो यहां पर सीधे 4th ही दिख रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। तो बताओ इसको क्या लिखोगे? -1/2 dA/dt। अच्छा, इन्होंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात करी है, ठीक। तो देखो जरा,
अगर हम लोग लिखें माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो माइनस डी ए बाई डी टी, और इसका कोफिशिएंट है 2 तो बाई 2, -1/2 डी ए बाई डी टी बराबर -1/3 डी बी बाई डी टी बराबर -1 और ये 3 कोफिशिएंट है 3/2 तो 3 नीचे 2 ऊपर आ जाएगा डी सी बाई डी टी, ये आ गया। अब यहां पर उन्होंने पूछा क्या है माइनस डी ए बाई डी टी, तो केवल इतना पूछा है, तो बताओ ये कोफिशिएंट ये जो है 2 मैं इधर कर दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 4, तो बिल्कुल अब सही आ गया -2/3 -4/3, आंसर कौन सा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट यानी ऑर्डर n की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक। क्वेश्चन बेटा ऐसा होना चाहिए, n कोट की जो अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक यानी कि उसकी यूनिट पूछ रहा है k, और k की यूनिट होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। अब देखो मोल की पावर 1 माइनस एन, तो बताओ यहां पर लीटर की पावर क्या होगा 1 माइनस एन, लेकिन लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। तो मोल की पावर 1 माइनस एन और लीटर की पावर n माइनस 1, 1 माइनस एन n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, आंसर कौन सा हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना करने पर उसकी अर्ध आयु 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इन्होंने कहा है। और ये किस अभिक्रिया के लिए, किस कोट की अभिक्रिया के लिए सही है, तो बेटा टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 ऑर्डर के लिए होता है, इसलिए आंसर कौन सा होगा 3rd। और फार्मूला होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर होता है A0/2K, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। इसके लिए यहां पर dNH3/dt और dNH3/dt का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 × 10⁻⁻⁴ है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगर इतनी है, तो अगर अमोनिया की फॉर्मेशन इतनी है तो N2 के डिसअपियर होने की रेट यानी खत्म होने की रेट क्या होगी आधी, क्योंकि जब ये 2 बन रहा है तो उस समय 1 खर्च हो रहा है, तो बताओ ये डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के खर्च होने की रेट। और अगर नाइट्रोजन के खर्च होने की रेट इतनी है तो H2 के खर्च होने की रेट 3 गुनी होगी, तो इसकी रेट की 3 गुनी होगी, तो यानी मैंने इसको कर दिया 3, यानी आंसर हो गया 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, आंसर हो जाएगा 4। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 6 × 10⁻³ मोलर। प्रारंभिक सांद्रता यानी सांद्रता ये है, तो इसकी हाफ लाइफ है कितनी 1 मिनट, टी हाफ कितना है 1 मिनट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ये है तो हाफ लाइफ है 1 मिनट। अब कह रहे हैं इसी टेम्परेचर पर दर स्थिरांक क्या होगा, तो बिल्कुल सही है टी हाफ A0/2K ये होता है। A0 इन्होंने दे दिया है, के पूछ रहा है, टी हाफ 1 मिनट है, और यहां पर दर स्थिरांक सेकेंड इनवर्स में पूछा है। मोल और डेसीमीटर का मतलब लीटर ही होता है, मोल लीटर की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर यूनिट क्या हो जानी चाहिए, डेसीमीटर क्यूब माइनस होना चाहिए, ठीक है।
तो इसमें हमें कुल मिला के सेकेंड इनवर्स में यूनिट चाहिए, तो चलो कर देते हैं। तो पहले हमें अगर आवर के रिस्पेक्ट में अगर निकालें के, तो देखो जरा के क्या हो जाएगा, तो के बराबर टी हाफ नीचे ले आए तो ए नॉट बाई 2 टी हाफ, तो 6 इंटू 10⁻³ अपान में 2, और ये ए टी हाफ कितना 1 आवर, और 1 आवर को हमें सेकंड में ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो एक बार बेटा इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है सेकंड इनवर्स ही है या कुछ और है, क्योंकि ठीक है सेकंड इनवर्स ये बेटा। चलो तो कोई बात ही नहीं, फिर सेकंड इनवर्स में है। तो यहां पर मैंने कुल मिला के इसको 1 घंटे, अच्छा 1 मिनट ही था बेटा, 1 मिनट है, 1 घंटे में पढ़ रहा हूं इसको। तो यहां पर 1 मिनट को मैंने सेकंड बदल दिया 60, तो केवल एक ही 60 आएगा, तो 6×60 ये 10 आ गया, ठीक है। और 10 को अगर ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴, और 10⁻⁴, तो बचा क्या यहाँ पर 1/2 इंटू 10⁻⁴, और -4 को अगर मैं -5 लिखूँ तो इसको 10 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा कौन सा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। दो अलग अलग तापमान पर एक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA और दर स्थिरांक K1 और K2 तो ये संबंधित है। तो बेटा फार्मूला होता है log K2/K1 बराबर EA अपान में 2.303 R 1 अपान में T1 माइनस 1 अपान में T2। लेकिन यही अगर log हटा के ln करें तो ln K2/K1 बराबर ये 2.303 हट जाएगा, तो EA अपान में R 1 अपान में T1 माइनस 1 अपान में T2, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4। तो ln की K2/K1 बराबर EA अपान में R 1 अपान में T1 माइनस 1 अपान में T2। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 1386 सेकंड है, यानी टी हाफ दे दिया है। अभिक्रिया की विशिष्ट दर स्थिरांक निकालो। ठीक, तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है 0.693/K, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है K, तो K बराबर हो जाएगा 0.693 और डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ दिया है 1386। ठीक है, और इसको अगर एक पॉइंट हटाएं तो इसको मैं कर दूंगा 10⁻³ और इसको काटें तो ये कितना 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³। ठीक, अब देखो अगर 1/2 को लिखें तो यह है 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक अभिक्रिया है ए गिब्स XP, और यहाँ पर इस रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दिया है 2.2 मिली मोलर। तब यहाँ पर जो रेट है बेटा, इस कंसंट्रेशन पर जो रेट है वो है 2.4 मिली मोल पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन के लिए ए की कंसंट्रेशन को आधा कर दें, यानी अब जब कंसंट्रेशन नई कंसंट्रेशन वो हो गई आधी, यानी 1.1 मिलीमोलर, तो कह रहे हैं कि रेट है 0.6। तो बोल रहे हैं कि यहां पर ए के संबंध में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। जरा ध्यान देना, कंसंट्रेशन को किया आधा, तो ये मैंने कंसंट्रेशन को चेंज है, और रेट क्या हो गई, रेट हो गई देखो जरा 6 चौको 24 यानी कि 1/4,
और इनको बराबर कर दिया करो, और कंसंट्रेशन की पावर जो होगी वही ऑर्डर होती है। तो बताओ 1/2 की पावर क्या लिखें कि 1/4 हो जाए, तो आंसर 2, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अभिक्रिया 2A + B गिब्स उत्पाद निम्नलिखित प्रारंभिक दर विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताएं ये दी हुई हैं, आपको बताना है ऑर्डर रिएक्शन जो रेट लॉ क्या होगा। तो पहले अगर A का ऑर्डर निकालना हो तो B को कांस्टेंट कर लिया करो, और B कांस्टेंट कहाँ पर है बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। और ये अगर कांस्टेंट है तो ज़रा देखो इसको क्या किया, ये डबल हुआ तो ये कितना हुआ, 4 चौको 16, 4 गुना। तो इसको अगर हम डबल कर रहे हैं बेटा तो ये हो गया 4 गुना। तो इसका मतलब कि ये अगर इसको कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो जब पावर 2 होगी तभी तो 4 गुना हो पाएगा। इसका मतलब कि A की पावर है 2 और A की पावर 2 दो जगह है। अब जरा देखें B का ऑर्डर निकालने के लिए A को कांस्टेंट कर लें, और A यहाँ पर कांस्टेंट है 2 एक्सपेरिमेंट में। तो जरा देखो उल्टा चलें, इसको डबल किया तो ये भी क्या हो गई डबल, और अगर इसको डबल करें और ये भी डबल हो जाए तो 2 की पावर क्या लिखें 1, तो 2 गुना हो। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब कि ये एक इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2 और इसके रिस्पेक्ट में है 1, तो 2 और 1 यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 75, काल्पनिक अभिक्रिया A2 + B2 गिव्स 2AB ये निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण करती है। तो बेटा अगर इस तरह से अगर तुम्हें क्रियाविधि दी जाए यानी मैकेनिज्म दी जाए तो सबसे पहले हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, और रेट लॉ लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे हम लोग किससे, धीरे स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर हम लोग क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बताओ आर बराबर क्या होता है, के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट, यहां पर B2 की पावर ये। अब यहां पर देखें अगर कोई यहां पर इंटरमीडिएट है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, और यहां पर देखिए जो फाइनल रिएक्शन है वो A2 B2 और AB, और यहां पर B2 तो है बट ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट को हमें हटाना है इक्विलिब्रियम रिएक्शन से, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी A, क्योंकि ये A और A मैंने 2A लिख दिया, और जो कोफिशिएंट होता पावर में चला गया, और ये क्या हो गया A2। अब बताओ हमें निकालना है A की कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इंटू A2 और ये इसका रूट यानी पावर 1/2 पावर 1/2, यही यहां पर पुट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा R बराबर K, और जब इसकी जगह रखेंगे तो K इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 और A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1, ये हो गया। और K इंटू K एक नया कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो टोटल ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी, हाफ और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, आंसर कौन सा हो जाएगा 4। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट 75 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और आगे के फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और आगे के 25 क्वेश्चन शिल्पा मैम डिस्कस करेंगी, तो आप लगातार वीडियो पे बने रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू सभी को। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को भी दिया होगा। तो आज हम लोग पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं नीट का, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रवि सर ने कराए हैं 51 से 75 तक के, और आगे के 76 से 100 तक का जो पेपर का डिस्कशन है वो मैं करवाने वाली हूँ। तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो कुछ कुछ जो चीज़ें रह गई होंगी वो हम इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से सीख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, देखें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर बोल रहा है अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया आपको दे रखी है 2NO + Cl2 और NOCl यहाँ पर बन रहा है। अब बोल रहे हैं दर समीकरण के लिए दर कुछ यहाँ पर इस तरह से दे रखी है, ठीक। इसके द्वारा दी गई
है दर स्थिरांक का मान निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपको एक सिंपली एक अभिक्रिया दे रखी है, उसका दर दे रखी है, ठीक, रेट दे रखी है। अब बोला जा रहा है कि अब उस अभिक्रिया की अगर हमें दर को बढ़ाना है तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन सी स्थितियां होंगी जिन पे हम दर को बढ़ा सकते हैं, किन मानों के द्वारा हम दर स्थिरांक को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है तापमान में वृद्धि, दूसरा कह रहा है NO की सांद्रता बढ़ाने पर, यानी कि जो अभिकारक है अगर हम इसकी सांद्रता बढ़ा दें तो दर स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। तीसरा कह रहा है क्लोरीन की सांद्रता बढ़ाने पर, यानी कि इसकी सांद्रता बढ़ाने पर, और चौथा कह रहा है ये सभी। अब देखो, अगर हम दर स्थिरांक की बात करें तो वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये सारी सांद्रताएं क्या है, प्रारंभिक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा आंसर, तापमान में वृद्धि। अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो सांद्रता बढ़ती है, ठीक, और अगर हम यहीं पर तापमान में कमी करते हैं तो क्या हो जाएगा, सांद्रता में कमी आ जाएगी। तो वो दर स्थिरांक को डायरेक्ट अफेक्ट कर रही होगी, ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि, दर स्थिरांक का मान तापमान में वृद्धि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है दो अलग अलग अभिकारकों वाली अभिक्रिया हो सकती है, यानी कि यहाँ पर कोई दो अलग अलग अभिकारक है, ए मान लो और यहाँ पर बी मान लो। अब ये अभिक्रिया हो रही है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ये किस टाइप की अभिक्रिया हो सकती है, द्विआण्विक हो सकती है, यानी कि डाई मॉलिक्यूलर हो सकती है, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो सकती है, प्रथम कोटि हो सकती है, उपरोक्त सभी हो सकती है। तो अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो ये तो हर टाइप की हो सकती है ना, ये हर टाइप की यहाँ पर हो सकती है क्योंकि अलग अलग अभिकारक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये द्विआण्विक भी हो सकती है, द्वितीय कोटि की भी हो सकती है, प्रथम कोटि की भी हो सकती है। तो हम आंसर नंबर 4 के साथ यहाँ पर चलेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक दे रखा है, ठीक है, ये वेग स्थिरांक दे रखा है और ये इसका मात्रक है। अब देखो वेग स्थिरांक कितना है, 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये कह रहा है अभिक्रिया की कोटि पहचाने, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है, कैसे बताओगे, ये तृतीय कोटि है, द्वितीय कोटि है, या प्रथम कोटि है, या शून्य कोटि है, किस तरह से बताओगे। आप सभी को एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोल, इस तरह से अगर हम हिंदी में लिखें इसे, अभिक्रिया की कोटि, तो यहां पर हो जाता है मोल की पावर 1 - n, और क्या हो जाता है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर यहां पर क्या आ जाएगा, लीटर क्या हो जाएगा n-1, और सेकेंड हो जाएगा 1, ठीक। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ये भी -1। अब क्या करना है, ये जो n है ना, यहाँ पर n बराबर 0 रख कर देख लो, n बराबर 1 रख कर देख लो, n बराबर 2 रख कर देख लो। तो जो भी आपको मिल रहा है सेम अगर वो मिल रही होगी, ठीक, वही मात्रक मिल रहा होगा यहाँ पर, तो हमारी अभिक्रिया की कोटि हम यहाँ पर पता लगा पाएंगे। तो जल्दी जल्दी ये n के मान पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा, n का मान पुट करोगे, मोल 1 - n में, l n-1 में, और s-1 में, यानी कि सेकेंड -1 में, ये -1 है, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो मोल 1 हो जाएगा, ठीक, यानी कि ये तो नहीं है, यानी कि ये नहीं है। 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2, यानी कि माइनस का 1, तो मोल इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स 1। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 - 1, यानी कि क्या हो जाएगा, लीटर, देखो लीटर आ रहा है,
सेकेंड इनवर्स में रखोगे तो वो तो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा, तो यानी कि 2 रखने पर तो ये किस तरह की अभिक्रिया हो गई, किस तरह की कोटि आ गई, द्वितीय कोटि की। किस तरह की आ गई, द्वितीय कोटि। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया 3A से 2B मिल रहा है। ठीक, यानी कि ये अभिक्रिया है 2B, यहाँ ये दे रखा है, ठीक, जो उत्पाद है। अब बोल रहे हैं dB/dt का मान बताओ। dB/dt के लिए ये मान पूछ रहा है, तो कैसे बताओगे। देखो आप लोग यहाँ पर, आप सभी को पता है, अगर हम प्रोडक्ट के साइड का देखें, ठीक, अभिकारक के साइड का देखें, तो R क्या हो जाएगा इसके लिए, माइनस का 1/3 और d/dt यहाँ पर आ जाएगा A। माइनस क्यों, क्योंकि अगर हम अभिकारक देखें तो यहाँ पर ये घट रहा होगा। अब अगर इक्वल्स टू लगाएं, इसके लिए 1/2 प्लस का होगा, क्योंकि उत्पाद बन रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या आएगा, d/dt और dB। ठीक, अब देखो पूछा क्या गया है, ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है, तो क्या हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे इधर उठा कर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, ये ऊपर आ गया 2/3 और d/dt यहाँ पर A। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, dB/dt के लिए 2/3 dA/dt, ठीक, माइनस का। तो आप बताओ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 है जो हमें ये आंसर दे रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, यहाँ पर गलत हो गए। इतना सभी को समझ में आ गया। चलो, तो आंसर नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दे रखे हैं और बोला जा रहा है कि असत्य कथन को चुनो, यानी कि जो इनकरेक्ट वन है वो बताओ। तो एक एक करके हम कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है किसी अभिक्रिया का आणविकता बहुत कम 3 से अधिक होती है, तो ये तो कथन सत्य है। किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो बहुत कम, रेयरली 3 से अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, प्रथम भी हो सकती है और द्वितीय भी हो सकती है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी सत्य है। ठीक, यानी कि हमारा आंसर नहीं है, हमें ढूंढना क्या है, असत्य कथन ढूंढना है। थर्ड वन क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया की आणविकता दशमलव में भी हो सकती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जो आणविकता है, मोलिकुलरिटी की अगर हम बात करते हैं, वो हमेशा क्या होगी, 1 2 3 ऐसे होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, दशमलव में नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती है। अगर मान लो 3/2 2/3 इस तरह से लिखिए तो ये नहीं हो सकती है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी ना, तो ये इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। फोर्थ वन कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोग द्वारा गणना की जा सकती है, सही है ये भी। तो थर्ड आंसर ही तो जो था वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 80 का थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, 80 समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है एक्स को पहचाने। यहाँ पर ये एक्स है, इसे पहचानना है। तो एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, ये ग्राफ दे रखा है, जो अणुओं के अंश का यहाँ पर ग्राफ बनता है गतिज ऊर्जा के बीच। तो जहाँ पर एक्स है ये संभावित गतिज ऊर्जा होती है। कैसी होती है ये, संभावित गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, संभावित गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर, इसे याद रखना। तो x क्या है यहाँ पर, संभावित गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सत्य होगा। इतना क्लियर है सभी को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 82 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है अभिक्रिया के लिए दर और दर स्थिरांक कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, 1.02 × 10⁻⁴ व दर स्थिरांक क्या है, 3.4 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। इस समय पर N2O5 की सांद्रता क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय पर
N2O5 की सांद्रता कैलकुलेट करो, यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं, तो कैसे करोगे? क्या होता है, दर इज इक्वल्स टू यहाँ पर K, और किसके लिए पूछा गया है? N2O5 के लिए पूछा गया है। देखो सब कुछ आपको दे रखा है, दर दे रखा है और दर स्थिरांक दे रखा है। दर कितनी दे रखी है? 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, और दर स्थिरांक दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻5। तो आप यहाँ से इसे हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसे इधर डिवाइड में आ जाएगा ये 1.02 के बाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा आपको? जल्दी से बताओ, जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको यहाँ पर जो मिलेगा, यानी कि जो N2O5 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल रही होगी आपको? 3 मिल रही होगी लमसम की, क्या मिल रही होगी? 3.0। आंसर देखो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, ठीक है, तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, तो पूछा जा रहा है दर लगभग कितना बढ़ रहा है, ठीक है, दर जो है वो लगभग कितना हो रहा होगा? 2 गुनी, 3 गुनी, 6 गुनी या फिर 8 गुनी हो रही है। तो अगर हम प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के लिए बात करें, ठीक है, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर जो दर है वो दुगनी हो रही है। क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 10 3 बार होगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 की पावर यहाँ पर 3, यानी कि अगर हम और सॉल्व करना चाहते हो तो 2 की पावर n बन रहा है ना ये, तो 2 की पावर n कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, तो कितना हो गया? 8, यानी कि 8 गुनी हो जाएगी। जो दर होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी? 8 गुनी। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 8 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 पढ़ो। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया जहां पर A से B हमें मिल रहा है, इसके लिए सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA अग्र दिशा में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक, अब ये बोल रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, कैसी होगी, मतलब EA जो होगा वो ऋणात्मक होगा, EA में कम या अधिक हो सकता है, हमेशा EA से ज्यादा होगा या हमेशा EA से कम होगा, क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचे, ठीक है, जो ग्राफ आपका बनेगा वो किसके बिटवीन बनेगा? आपका एनर्जी के बिटवीन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपको निकल कर आता है वो कैसा आता है? कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ निकल कर आएगा। तो ये जो हो जाएगी ये तो आपकी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर EAF हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक, यानी कि अग्र दिशा के लिए। तो अगर आप इस ग्राफ से देखोगे, कैलकुलेट करोगे किस दिशा के लिए? अग्र दिशा के लिए बोल रहा है। और कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमेशा EA से कम होगा। यहाँ पर ये क्या है? EA है, ये क्या हो जाएगा? हमेशा EA से कम हो जाएगा। अगर इनके जोड़ने की बात आएगी तो ये पूरा जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कैसा होगा, तो ये हमेशा EA से कम होगा अग्र दिशा के लिए। तो आंसर 4th यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? एक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा EA का मान दे रखा है 1915 जूल, दर स्थिरांक 200 केल्विन पर, ठीक है, कितना है? 1.6 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स। जब दर स्थिरांक इतना हो जाए यानी कि 3.2 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स, तब ताप क्या होगा? तब ताप पूछा गया है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लग जाएगा? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 अपॉन में T2 T1। ठीक, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, आपको अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे पुट करोगे? ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है वैल्यू?
1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और EA की वैल्यू 1915 दे रखी है, अपॉन में 2.303, R की वैल्यू हो जाएगी 8.314, और T2 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस T1 कितना है 200 केल्विन है, अपॉन में T2 इंटू 200, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर जब इक्वेशन सॉल्व करोगे। देखो इसको और आसान अगर आपको करना है, ठीक है, और आसान करना है तो इस T2 को क्या मान लो, T मान, ठीक है, इसे T मान लो, सेम हो जाएगा। जब इसे आप T मान लोगे तो वैल्यू को पुट करना आसान हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे और तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा कितना, T कितना आ जाएगा, यानी कि उसको हम बाद में फिर से T2 लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 500 केल्विन, कितना आ जाएगा 500 केल्विन, आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डन। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर बताओ जल्दी से, फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सही मिलान बताना है। फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं, किसके बिटवीन, ए जो दे रखा है दर और सांद्रता, बी जो दे रखा है सांद्रता और समय के बीच में, और सी जो दे रखा है वो लॉग ऑफ सांद्रता और समय के बीच में, डी दे रखा है दर और सांद्रता के बीच में। सेकेंड में आपको बताया प्रथम कोटि और शून्य कोटि, तो इनमें से कौन से ग्राफ हैं जो प्रथम कोटि और शून्य कोटि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो ये प्रथम कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो ये शून्य कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सी की बात करें तो ये प्रथम कोटि को, डी शून्य कोटि। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी प्रथम कोटि, यानी कि ए और सी फर्स्ट के साथ है, और बी और डी किसके साथ है, सेकेंड के साथ है, ठीक, शून्य कोटि के साथ है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए और सी। अगर लिखो यहाँ पर ए एंड सी, ठीक है, फर्स्ट, बी एंड डी सेकेंड, क्लियर। तो आंसर देखो ए एंड सी कहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में है, ठीक, बाकी के ऑप्शन में ऐसा कोई पेयर आपको नहीं मिल रहा है, तो सेकेंड आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो 85 का सेकेंड ऑप्शन, 86 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया दे रखी है A प्लस बी जिससे उत्पाद बन रहा है। अब ये कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण होगा यदि निम्नलिखित विवरण प्रयोग के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा आपको दे रखा है, ठीक है, ये डेटा दे रखा है, क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट कराया गया, 3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा, जहाँ पर जो प्रारंभिक सांद्रता थी, ठीक है, जो प्रारंभिक सांद्रता जिसे A माना गया, एक एक्सपेरिमेंट में 0.1, 0.2, 0.2। अब कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल B की थी, ठीक, B की जो थी प्रारंभिक सांद्रता B के लिए, तो वो कितनी थी यहाँ पर 1.0, 1.0, 2.0। इनिशियल रेट, अगर हम प्रारंभिक दर की बात करें, ठीक है, प्रारंभिक दर R से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है इस वाले के लिए 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3, सेकेंड वन के लिए 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और थर्ड वन के लिए 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इनको हम क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला आप सभी को पता है, दर इज इक्वल्स टू A की पावर x, B की पावर y, बस। अब इन्हें ही हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और पहले हम इन्हें एक मान लें, फिर दूसरी बार में इन्हें एक मान लें। तो इस हिसाब से हम जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें A की पावर और B की पावर x और y मिल जाएगा। हमारे लिए वेरिएबल कौन है, अननोन, ये है। अगर ये पता चल गया तो यहाँ देखो आंसर इसी फॉर्म में है ना, ये हमें पता चल जाएंगे,
ठीक है, ए की पावर क्या होगी, बी की पावर क्या होगी। तो सबसे पहले इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो हम 3 का डिवाइड करेंगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। याद रखना तीसरी वाली जो इक्वेशन है उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 में। तो जब आप भाग करोगे, ठीक है, जब आप भाग करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो 8.4, इसके लिए क्या है 8.4 इंटू 10⁻³ इसके लिए भी क्या है इधर 8.4 इंटू 10⁻³ अब अगर हम सांद्रता की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 है, ठीक, 3 वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या है 1 है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा कट गया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2 की पावर यहाँ क्या मिल जाएगी 0, 2 की पावर 0 मिल जाएगी, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर y से अगर हम इसे मैच करें तो y बराबर क्या आ गई वैल्यू, y बराबर 0 आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, वो वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। क्लियर, इतना समझ में आया। तो हमें इतना पता है b के लिए 0 होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये और ये तो कट गए, ठीक, ये कट गया, बचा कौन, a बचा है, ठीक। तो b है तो ये भी कट गया, तो बचा फर्स्ट ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेम वही डिवाइड वाला रूल। तो अब की क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे, ठीक। जब इसके लिए करोगे तो सेम यही प्रोसेस करोगे, सेम यही प्रोसेस करोगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ मिल रहा होगा। ये क्या है 0.2 के लिए, तो यहाँ पर 0.2 अपॉन में 0.1, ठीक। यही इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। जब ये इक्वेशन बनेगी आपकी सेम, तो इसकी पावर x होगी, तो x की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2 की पावर 2 अगर यहाँ पर लिखेंगे, और 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर x। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। तो क्लियर है इतना, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। तो x की पावर 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है जो a की पावर 2 लेकर चल रहा है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर k लगा लो आप, डन, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई, यानी कि y की वैल्यू आ गई 0। तो 0 तो कहीं है ही नहीं b में, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। डन, चलो तो 87 का फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब 88 नंबर, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अभिक्रिया के लिए दर नियतांक कितना है, K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है, K1 इज ग्रेटर देन K2। तो इसके लिए सक्रियण ऊर्जा E1 और E2 में क्या संबंध होगा, यानी कि K1 अधिक है K2 से, तो E1 और E2 में यहाँ पर क्या पूछा गया है, संबंध पूछा गया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी है, आर्हीनियस इक्वेशन। क्या कहती है आर्हीनियस इक्वेशन, यहाँ पर समीकरण a की पावर e माइनस EA अपॉन RT, ठीक, ये पढ़ रखा है सभी ने, ठीक है। EA अपॉन, जहाँ पर EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, क्लियर, ये आपका गैस नियतांक और ये टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर हम k की वैल्यू की बात करें, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और यहाँ पर ये बढ़ रहा होगा तो ये घटेगा। तो यहीं से ही अगर हम देखें तो K1 इज ग्रेटर देन K2, अगर K1 बड़ा है तो E1 E2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा होगा, E2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी से हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50% और 90% पूर्णता के समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसके लिए 50% और 90% में पूर्णता के लिए जो समय का अनुपात है वो क्या होगा, 1:1:2, 2:3, 3:5 या फिर 3:10। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, T½ यानी कि 50% के लिए अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है 2.303, ठीक है,
2.303 अपॉन के। और अगर हम सेम 90 के लिए भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो log बेस 2 हो जाएगी, log की पावर 10 2। ठीक, अगर सेम हम 90% के लिए भी बात करें, ये क्या है 50% के लिए है ना, तो अगर 90% के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगी सेम। देखो 90% के लिए सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग क्या हो जाएगी log बेस 10, और स्टार्टिंग 100 से करेंगे, कितनी पूर्णता है 100 माइनस 90, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसे सॉल्व करो 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 10, तो इसे सॉल्व करो 10 हो गया, यानी कि ये क्या आ गया यहाँ पर, ये क्या बन गया 1 हो गया ना, log 10 यानी कि क्या हो गया 1 बन गया, तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट 1 आ गई। तो बचा क्या यहाँ पर T90 के लिए 2.303 अपॉन के। ठीक, ये बचा। 50 के लिए क्या बचा हमारा अनुपात जो हमने अभी निकाला है। अब क्या कर देना है, सिंपल आपको T 50% डिवाइड बाय T 90%, दोनों का यहाँ पर मान रख दो। इसका रखोगे 2.303 अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा log बेस 2, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.3010। ठीक, ये वैल्यू होती है। अब इनटू अगर करोगे तो सेम इसका रखोगे तो ऊपर चला जाएगा के अपॉन में यहाँ पर 2.303 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर के से के कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 0.3010 T50 अपॉन T90 के लिए। ठीक, अब देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर कितने 4 0 आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 3.10, क्या बचेगा 3.10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर 0.3010, ठीक है, डन। यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 90 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो कौन सा सही होगा, फोर्थ। ठीक, फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है आपको H2Br2 जिससे 2HBr बन रहा है। इसके लिए प्रायोगिक डेटा आपको दे रखा है, क्या है ये, KH2Br2 की पावर हाफ। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, KH2Br2 की पावर हाफ दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये है क्या, ये दर है, ये क्या है, ये दर है, दर। ठीक, अब ये कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो अभिक्रिया की कोटि हम इस तरह से देख सकते हैं, ये 1 है और ये 1/2 है, तो ऐड कर दो 1 + 1/2, कितना आ गया 3/2। तो यानी कि हमें सेकंड ऑप्शन तो पता चल गया 3/2 हो, क्योंकि बाद में पूछा गया अभिक्रिया की कोटि, पहले क्या है आणविकता पूछी गई है। तो 3/2 कहाँ पर नजर आ रहा है, देखो फर्स्ट 1 तो कट गया, सेकंड 1 भी कट गया, थर्ड और फोर्थ में क्या है, यहाँ पर कंपटीशन है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते हैं, आणविकता पूछी गई है अभिक्रिया की, हमें पता है आणविकता कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही है जो राइट है। ठीक है, तो 2,3/2 इज द राइट आंसर। डन। तो 90 नंबर का आंसर नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलो 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कुछ कथन दे रखे हैं और बोल क्या रहा है, यहाँ पर कुछ गलत जो कथन दे रखे हैं उनको पहचानना है आपको और आंसर को टिक करना है। ठीक, फर्स्ट कह रहा है सांद्रता एवं समय के मध्य आलेख एक सीधी रेखा है जिसकी प्रवणता, ठीक है, स्लोप, यानी कि स्लोप की बात कर रहा है, क्या होती है, k/2.303 है या होगी। ठीक, फर्स्ट कथन यही कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। लेकिन अगर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो स्लोप होता है उसकी बात करें तो वो k/2.303 तो होता है, लेकिन ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, जो प्रवणता होती है। ठीक, तो कथन फर्स्ट ही है जो क्या है, असत्य है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, बिल्कुल सही। ठीक, सेकंड कह रहा है सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अर्ध आयु काल भी घटता जाता है।
विशिष्ट अभिक्रिया दर की इकाई क्या है? सेकेंड इनवर्स, यानी कि समय इनवर्स होती है। क्लियर, समझ में आया इतना? तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही है जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्लोरमफेनिकॉल क्लोरीन निर्मित है जो इसके लिए किसके उपचार के लिए लाई जाती है? तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको बताना है ये क्या है। ये एक प्रकार की क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं हिंदी में, ठीक, प्रतिजैविक। और इसका उपयोग हम करते हैं जो टाइफाइड का फीवर होता है, टाइफाइड का जो बुखार होता है, ठीक है, टाइफाइड बुखार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिजैविक के तो 2 ऑप्शन आपको मिल गए, ठीक है। और अगर हम टाइफाइड की बात करें तो 4th ऑप्शन ही हमें आंसर बता रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रकाशीय क्रियाशील यौगिक है? यहाँ पर आपको 4 यौगिक दे रखे हैं और पूछा जा रहा है प्रकाशीय क्रियाशील हो, ठीक। तो प्रकाशीय क्रियाशील यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन हो सकता है? इसके लिए कंडीशंस हैं। जो हमारा कार्बन है, ठीक है, जो हमारा कार्बन है उससे जो जुड़े हुए परमाणु हैं या एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। और वो जो कार्बन है वो कायरल होना चाहिए। थर्ड वन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, sp3 होना चाहिए उस कार्बन का। तो सबसे पहले वाले अगर हम स्थिति से देखें कि प्रत्येक जो एटम जुड़े हैं, परमाणु जुड़े हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से ये सेम है, इधर भी सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन इधर तो सेम है, तो ये ऑप्शन कट गया। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर ये तो डिफरेंट है, ये मिथाइल इथाइल, लेकिन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर क्या है? सेम है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। 4th वन की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पर सेम मैथिल मैथिल लगा है, ये डिफरेंट है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की अगर आप बात करो तो देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये क्या है? प्रकाशीय क्रियाशील है। ये क्या है? प्रकाशीय, ठीक, प्रकाशीय क्रियाशील है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। डन, इतना समझ में आया सभी को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न यौगिक में उच्च गलनांक बिंदु किसका है? यहाँ पर जो यौगिक दे रखे हैं किसका गलनांक, यानी कि गलनांक बॉइलिंग, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट किसका उच्च है ये आपको बताना है। तो डाइक्लोरोबेंजीन ऑप्शन आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर क्लोरो, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, इसके लिए अगर द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 है यानी कि ये कैसा है? अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। तो इसके लिए हमारा जो गलनांक बिंदु है वो क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और ये है क्या? यहाँ पर ये पैराडाइक्लोरोबेंजीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th राइट हो जाएगा, ठीक है, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन में एक अभिक्रिया दे रखी है C2H5Br एक बार AgNO2 से अभिक्रिया करता है तो एक A उत्पाद दे रहा है, KCN से अभिक्रिया कर रहा है तो B उत्पाद दे रहा है। आपको पहचानना है कि A और B क्रमशः क्या होंगे। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होगी C2H5Br के साथ किसकी? AgNO2 की, ठीक। तो यहाँ पर AgBr निकल जाएगा और बचेगा क्या? C2H5NO2, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो नाइट्रो एल्केन बन गया कोई, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रो एल्केन। एल्काइल नहीं होगा, गलत हो गया। देखो नाइट्रो एल्केन के 2 ऑप्शन हैं, ये भी गलत हो गया। अब हमें बी पहचानना है। क्या करना है? अब हमें बी वाला पहचानना है। क्लियर? अब देखो बी कैसे पहचानोगे? यहाँ पर बी पहचानना है तो सबसे पहले देखो C2H5Br किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? KCN के साथ कर रहा है,
ठीक, तो यहाँ पर KBr निकल जाएगा और बनेगा क्या, C2H5Cn, ठीक, C2H5Cn बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल साइनाइड, क्या हो जाएगा इथाइल साइनाइड। अब देखो ये आपका सही करवा दिया गया है, तो पोटेशियम की जगह क्या कर देना है आपको, इथाइल कर देना है, या यहाँ पर इथाइल कर दो, ठीक, जहां भी पोटेशियम है वहां पर आप इथाइल कर सकते हो। सेम इसके साथ, ठीक है, यहां पर भी इथाइल। अब इथाइल साइनाइड बन रहा है, तो इथाइल साइनाइड हमारा सेकेंड ऑप्शन है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोएल्केन और इथाइल साइनाइड, ठीक है। तो आंसर नंबर सेकेंड इज राइट ऑप्शन। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आया, इतना क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम अभिक्रिया है। अगर देखा जाए एक अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें उत्पाद A मिल रहा है। अब उसी उत्पाद की अभिक्रिया करवा रहे हैं Cu2Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो B उत्पाद मिल रहा है। अब ये बोल रहा है उपरोक्त दिए गए क्रम में B बनता है, तो यहाँ पर B क्या होगा, देखो ये जब अभिक्रिया होगी ना, यहाँ पर अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें, ठीक, तो ये जब अभिक्रिया होती है NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, तापमान कितना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक, क्या मिल जाएगा N2+Cl-, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन पूछा तो बी गया है, तो यही अभिक्रिया फिर आगे होती है, ये अभिक्रिया फिर आगे होती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, और ये जो नाइट्रोजन है ये गैस के रूप में निकल जाएगी, गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, ये क्या है, यही तो पूछा गया है बी, ठीक, ए नहीं पूछा गया है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया, इतना सभी को क्लियर है, तो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 नंबर का क्वेश्चन, ये बोल रहा है फ्रेऑन 12 का IUPAC नाम बताओ। जो फ्रेऑन 12 है ये हेलो एल्किन हेलो एरीन चैप्टर का है, लास्ट में जो आपके पॉली हेलोजन कंपाउंड दे रखे हैं वहाँ पर बताया गया है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, फ्रेऑन है, इन सब के बारे में बताया गया है, तो वहीं पर इसका नाम भी दिया गया है और IUPAC नाम भी बताया गया है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, ठीक, तो यहाँ पर इसका नाम आपको पता चल जाएगा, डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो और मीथेन, क्या हो जाएगा डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो, मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो मीथेन, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और जो इंडस्ट्रियल नेम है फ्रेऑन 12 है, क्या है फ्रेऑन 12 है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर ये Cl है, ये फ्लोरीन जुड़े हैं और एक Cl इस तरह से जुड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर समझ में आ गया, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, तो ऑप्शन देख लो, डाईक्लोरो डाईआयोडो है गलत, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब देखो यहाँ पर डाईक्लोरो मोनोफ्लोरो, एक तो है नहीं फ्लोरीन, दो है, तो यहाँ पर एथेन, ये भी गलत हो गया, डाईक्लोरो मोनोफ्लोरो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है DDT, ये DDT लिखा है, DDT एक कीटाणुनाशक है जो कि प्रभावी है मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर, टाइफस रखने वाले लाइस, दोनों पर, ठीक है, दोनों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये खरपतवार नाशक है, नहीं, वीडीसाइड जिन्हें बोलते हैं, ठीक, नहीं, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों पर, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर भी और टाइफस रखने वाले लाइस पर भी।
फटाफट कमेंट सेक्शन में डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर आंसर समझ में आया, थर्ड ऑप्शन राइट है। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म का पार्ट पर मिलियन यानी कि पीपीएम की बात कर रहा है, कम समय के लिए सूंघने पर चक्कर, थकान व सरदर्द होता है। आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म सूंघाने से इंसान बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लगता है और थकान महसूस होती है, सरदर्द होने लगता है। तो वो बोल रहा है कितने पार्ट पर मिलियन सूंघाने पर कम समय में, मतलब कम से कम समय में क्या हो जाता है, थकान, सरदर्द और चक्कर आने लगता है। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो 900 पीपीएम, ठीक है, 900 पीपीएम की बात हो रही है, ठीक। 900 पीपीएम सूंघाने पर क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति है जैसे चक्कर, थकान और सरदर्द होने लगता है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है Br2 के साथ यूवी लाइट की, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो हमारी रेज हैं उनकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा है, यानी कि ये हीट वाली अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर उत्पाद बन रहा है और बोल रहा है उत्पाद व प्रक्रिया बताइए, ठीक, उत्पाद क्या बनेगा और प्रक्रिया कौन सी होगी। तो ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो उत्पाद हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्रोमीन, ये उत्पाद मिलेगा, यानी कि ये उत्पाद ढूंढ लो कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन में है। और इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे एलाइलिक ब्रोमीकरण। क्या बोल देंगे, एलाइलिक ब्रोमीकरण। तो एलाइलिक ब्रोमीकरण, यही आंसर हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। इतना सभी को क्लियर है, यानी कि 100 तक के 76 से 100 तक का पेपर डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है। और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे आपको रवि सर ने करवाए थे। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।